सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SVD एजुकेशनल ग्रुप में। तो बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की ये जो वीडियो है, ये दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 है यूरोप में राष्ट्रवाद बहुविकल्पीय प्रश्न का, जो हमने श्रृंखला शुरू की है। और जिस बच्चे ने पहली वीडियो यानी पहला पार्ट इसका नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट, वो इस वीडियो के लिंक, इसका मतलब फर्स्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे ज़रूर देखना पहले, ठीक है? तब ये वीडियो देखना। तो चलो फिर देर नहीं करते हैं, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न ये रहा आप सबके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र के विचार के संदर्भ में कौन सा सत्य है, और इसमें कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, नहीं है, है। ये दो तीन तरीके की बातें आती हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना, सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, नहीं है या है, वो चीज़ें आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है, ठीक है? चलिए, अब फर्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। यानी जो बदलाव हुए थे उससे जो प्रभु सत्ता थी, यानी जो राजतंत्र था, राजतंत्र से निकलकर वो नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। या दूसरी बात ये रही आपके सामने, क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे। ये दोनों बात, क्या दोनों ठीक है या एक ठीक है, ये बात इसमें पूछी है। तो बच्चों, अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही बात बिल्कुल ठीक है, सत्ता भी हस्तांतरित हो गई थी और ये बात भी ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। कैसे कैसे प्रश्न पेपर में आते हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बच्चा, जैसे भी तरीके के आते हैं आपके, ठीक है? चलिए जी, अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है, 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था। यानी क्या सोर्स था तनाव का 1871 के बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ग, बाल्कन क्षेत्र, ठीक है? जल्दी से देखेंगे, बाल्कन क्षेत्र। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चनों के प्रश्न जो हैं उनके क्रम पे मत जाना, है ना? क्रम पे बिल्कुल मत जाना, सिर्फ आप प्रश्न देखना, क्रम इधर उधर हो सकता है वीडियो का, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न आपका, अगला प्रश्न है बच्चों, वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिश मैन की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इन चारों में से किसको यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था? यानी 1801 के असफल विद्रोह के बाद, ठीक है? यानी बलपूर्वक, बल से यानी जबरदस्ती से। तो किसको कर लिया था? ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ठीक है, आयरलैंड को, ठीक है बच्चों? जी बिल्कुल ठीक है सर। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा आपके सामने कि 1832 की कुश्त नतुनिया की संधि ने को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। यानी किस देश को, खालिस्तान है तो किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? 1832 की जो ये संधि थी। तो इसका आंसर बताएंगे? चलो मैं ही बता देता हूं बच्चों, इसका आंसर है घ, यूनान, ठीक है? चलो भाई, अगला प्रश्न। थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो सकती है बच्चों, है ना? परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहो आप, है ना? चाहे थोड़ी बहुत बेशक ज़्यादा हो। अब ये देखो, क्या ऐसा भी प्रश्न आता है सर? हाँ बच्चों, ऐसा भी आता है, मिलान करने के लिए। अब चार बातें इधर दे रखी है कॉलम क में और कॉलम ख, दो कॉलम दिए हैं, आपस में मिलाना है और फिर ऑप्शन आपको मिलेंगे तो वो आपको बता देना है, ठीक है? चलिए भैया, पहला बच्चों है फेडरिक सरियू, दूसरा है जूसेपे मैथिसनी, विक्टर एमेनुअल और विलियम फर्स्ट। इधर है इटली का क्रांतिकारी, इटली का शासक, जर्मन सम्राट, फ्रांसीसी कलाकार। तो जैसे ही फेडरिक सरियू की बात आएगी तो आप तुरंत समझ जाओगे भाई ये तो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने वो प्रतिमा बनाई थी। यानी इस चैप्टर का पहला ही पेज जो था वहाँ आपको देखने को ये मिला था। तो बच्चों,
फर्स्ट को कर दो मैच घ के साथ में। दूसरा है जी ज्यूसेफे मैतिसनी। तो सर ये कौन था बच्चों? ये था इटली का क्रांतिकारी। कैसे मैच कर दो? सेकंड का कैसे मैच कर दो। बहुत बढ़िया सर। विक्टर इमैनुअल, ये आपको पता ही है कौन था। कौन था? ये एकीकृत इटली का शासक था। यानी जब एकीकृत हो गई थी इटली, है ना, एकीकरण हो गया था, तब ये विक्टर इमैनुअल इसके बने थे। ठीक है। अब बचा जी विलियम फर्स्ट, और यहाँ पे गे बचा तो मिला दो। विलियम फर्स्ट कौन था? जर्मन सम्राट था। तो कैसे आंसर दोगे बच्चों? आप कहोगे सर फर्स्ट का हो गया गे, सर सेकंड का हो गया के, सर थर्ड का हो गया हमारा, थर्ड का हो गया जी, सेकंड का के था, हाँ के है, और सेकंड का, थर्ड का हो गया खे, और सर फोर्थ का हो गया हमारा बचा हुआ गे। ये आपका आंसर है। इस क्रम में जो ऑप्शन में मिलेगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, उम्मीद है ये प्रश्न आपके बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से आया होगा समझ में। चलिए भाई, ये कर लिया। ये रहा आपके सामने प्रश्न। इसको हमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि तभी तो समझ में आएगा। चलिए भैया, ये लो प्रश्न बच्चों। इधर है यंग इटली, एकीकृत इटली का पहला सम्राट, और 1815 का वियना सम्मेलन है, वियना संधि जो हुई थी। तो ये भी मैच करना है आपको। तो यंग इटली किससे संबंधित है? सोचो सोचो। यंग इटली की स्थापना करी थी भैया मैतिसनी ने, ज्यूसेफे मैतिसनी। तो फर्स्ट का गे, एकीकृत इटली का पहला सम्राट। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड का बच्चों खे, बिल्कुल आमने सामने ये दोनों। 1815 का वियना सम्मेलन, तो ड्यूक मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा फर्स्ट का गे, सेकंड का खे, थर्ड का के। ये इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ गया सर, बिल्कुल। चलो भैया बच्चों, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न भी थोड़ा सा लाजवाब है क्योंकि अभी आपने देखा था वो आपको मैच करने थे, और ये आपको क्रम में लगाने हैं। घटनाओं को, निम्नलिखित को सही क्रम में लिखें। यानी ये जो घटनाएं हैं ये सही क्रम में आपको लगाने हैं। ठीक है, लगा देंगे जी, बिल्कुल लगा देंगे सर। कैसे? देखो, कौन सी घटना पहले हुई थी, कौन सी बाद में? तो साम्राज्यवाद, फ्रांस की क्रांति थी, जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, तो आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, अर्थात पहले हुई थी, फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ था, फिर साम्राज्यवाद सबसे लास्ट में आया था जब सारी चीज़ें हो गई थी। तो कैसे करोगे सर? सर पहले खे, फिर गे, और फिर के। ये हमारा सही क्रम बनेगा उत्तर का। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। चलो बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। चलो अगला प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि 1845 में खालिस्तान के बुनकरों ने ठेकेदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो कहाँ के बुनकर थे वो? तो वो थे सिलेसिया के बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा गे, सिलेसिया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलो बच्चों, वर्ष 1848 में लुई फिलिप के भागने के संबंध में जो घटनाएं हुई उनमें से कौन सी सत्य नहीं है? अब ध्यान रखना, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अब यहाँ नहीं आ रही है। कौन सी सत्य नहीं है? अर्थात एक बात वो सत्य नहीं है और 3 बात बिल्कुल सत्य है। जो सत्य नहीं है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय सभा ने, पहला है, राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा की। बिल्कुल सही बात है। सभी महिलाओं को मताधिकार, काम के अधिकार की गारंटी दी, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने प्रदान किए। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है, यानी कौन सा असत्य है? तो बच्चों इसमें खे आपका असत्य बात है। ठीक है, सही नहीं है। तो उत्तर भी इसका हो जाएगा खे। चलो भाई शाबाश। ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है आपके सामने। जर्मेनिया खालिस्तान वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि यह वीरता का प्रतीक है।
तो कौन से वृक्ष के वो पत्ते थे? आपको पता ही है, बलूत के हैं या केला के हैं या मैपल के हैं या सागवान के हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर के बलूत बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न है, विक्टर इमैनुअल को खालिस्तान में का राजा घोषित किया गया। ये तो अभी 2 बार पढ़ी आए हो इस प्रश्न को तुम, समझ रहे हो। विक्टर इमैनुअल तो कहाँ का? इटली का। और कब? 1861 में। यहाँ आ जाएगा 1861 और भैया यहाँ आ जाएगा इटली। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि 1830 के जुलाई विद्रोह के बाद, यानी जुलाई 1830 में एक विद्रोह हुआ था। उदारवादियों द्वारा फ्रांस में सर्वाधिक राजतंत्र के अध्यक्ष के रूप में को स्थापित किया। किसको बनाया गया था अध्यक्ष? ये बात आपसे पूछनी चाह रहा है। तो ये था बेटा लुई फिलिप। ये था बच्चों लुई फिलिप, यानी आंसर क्या बिल्कुल सही है। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है, खालिस्तान है एक प्रसिद्ध रूमानी जर्मन चिंतक था जिसने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। यानी इसका आंसर आपको बताना है वो कौन था। तो ये था जी बच्चों योहान गॉटफ्रीड। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, फिर खालिस्तान है। वे देश थे जो 7 वर्ष 1864 से 70 के युद्धों में शामिल थे। यानी इनमें से कौन से देश थे जो इन 7 वर्षों के बीच में शामिल थे, 64 से 70? तो इसका आंसर भी हो जाएगा बच्चों के ये वाले जो देश हैं, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क और जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न जनवरी 1871 में प्रिसा के शासक विलियम फर्स्ट को में हुए समारोह में जर्मन का शासक नियुक्त किया। तो ये समारोह कहाँ हुआ था? दरअसल ये पूछना चाह रहा है, तो बता दो ये कहाँ हुआ था? वर्साय में। वर्साय की संधि वाली जो थी, है ना। तो वर्साय में ये समारोह हुआ था और उसे जर्मन का शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, विलियम फर्स्ट को। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है कि मंत्री प्रमुख खालिस्तान जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलनों का नेतृत्व किया, ने तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करने वाला। वो कौन था? वो आखिर था कौन जिसने आंदोलन का नेतृत्व तो किया पर वो क्रांतिकारी नहीं था और न जनतंत्र में विश्वास रखता था? तो वो कौन था जी? आपका कावूर। ठीक है, चलिए बच्चों फर्स्ट आंसर इसका सही है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कहता है कि फ्रांस की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे कावूर का हाथ था से सार्डिनिया पिडमेंट 1859 में को बलों को हरा पाने में सफल रहा। एक बार देखना पड़ेगा ये क्या है। 59 में बलों को हराने में सफल रहा, बिल्कुल। चलो जी, तो जर्मन, अंग्रेज, ऑस्ट्रेलियाई या फ्रांसीसी? तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों इसका हो जाएगा ऑस्ट्रियाई। ठीक है, ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में सफल रहा था। कावूर चतुर था, है ना। चलो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके सामने। ये कहता है 19वीं सदी के दौरान प्रचलित राजनीतिक दर्शन जो परंपराओं के महत्व पर आग्रह करता था वो कौन सा है? तो वो है आपका रूढ़िवाद। क्या है? रूढ़िवाद, जो परंपराओं पर और धीरे धीरे राज्य था। भाई धीरे धीरे कार्य होना चाहिए, एक साथ अनीति नहीं होनी चाहिए, है ना, वो वाली बात थी ये। चलो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने ये है, देख लो ध्यान से। स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध, इस कथन को पढ़कर सही शब्दावली का चयन करें। तो ये क्या हो जाएगा?
बिल्कुल ये हो जाएगा बच्चों नारीवाद, यानी जब महिलाओं के हितों की बात करी जा रही तो वहाँ क्या होगा, नारीवाद। चलो बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, सॉरी ये है आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा जनमत संग्रह। लोगों की बात आ रही है क्योंकि, है ना, जनमत संग्रह। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर। ये अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ध्यान देंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द उस स्थिति का सही वर्णन करता है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के लिए जरिए इंगित करता है, मतलब दर्शाता है, तो क्या है, उसे कहते हैं जी रूपक। नारी का राष्ट्र रूपक बन गया, वही वाला रूपक है ये, तो रूपक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा और आखिरी प्रश्न भी आज का होने वाला है ये। ठीक है बच्चों, चलिए। खालिस्तान है की गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। तो इसका आंसर हो जाएगा जैकोबिन किल्बों। जैकोबिन किल्बों यानी जैकोबिन किल्बों की गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो ये थे आज की क्लास आपकी, और कोशिश ऐसी रही है कि आपको समझ में आए, और ऐसी मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है या समझ में आई है तो आप एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कैसी क्लास लगी है। ठीक है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे भरपूर तरीके से, और फिर नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सभी बच्चों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।